नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए राहुल गांधी की बड़ी मुहिम की, जेडीयू विधायक के बयान से एनडीए की खुली पोल की। देखेंगे क्यों महाराष्ट्र में मंत्रियों के इस्तीफे की लगी झड़ी, क्यों भतीजे के बाद मायावती ने भाई पर लिया बड़ा एक्शन। जानेंगे पंजाब में किसानों के प्रदर्शन ने कैसे बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, कहा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे लेकिन बाद में बदल सकते हैं पाला। जनसुराज पार्टी के प्रमुख है प्रशांत। पीएम मोदी का मंगलसूत्र वाला बयान हो रहा है सच, महिलाएं गहने गिरवी रखने को मजबूर। गोल्ड लोन में बढ़ोतरी को लेकर पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का करारा तंज। राहुल गांधी 6 मार्च को जाएंगे मुंबई, धारावी में लोगों से करेंगे मुलाकात। अदानी समूह को दी गई परियोजना से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं कांग्रेस सांसद। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 740 अंकों की तेजी के साथ 73,730 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 254 अंकों की बढ़त के साथ 22,337 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी आम लोगों की आवाज बने हुए हैं, हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और जहां तक संभव हो रहा है उसका समाधान भी करवा रहे हैं। हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए राहुल गांधी ने अब एक नई मुहिम छेड़ने का ऐलान किया है। तो क्या है राहुल का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर बड़ी मुहिम शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती भगदड़ की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। इनमें कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं या घायल हो जाते हैं। हमें मिलकर सोचना होगा कि ऐसी त्रासदियों को कैसे रोका जाए। अगर आपके पास भीड़ मैनेजमेंट को बेहतर बनाने, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने या इससे संबंधित किसी भी तरह के सुझाव हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर शेयर करें। हम सुनेंगे आवाज भारत की। अब राहुल गांधी ने इसके साथ एक लिंक भी शेयर किया है और इस लिंक पर क्लिक करने पर एक पेज खुलेगा आवाज भारत की, और इसी पर जाकर लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे ट्वीट पर कांग्रेस नेता ने कुलियों के साथ मुलाकात का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें राहुल गांधी ने कुलियों की दशा को लेकर चिंता जताई। राहुल ने कहा, किसी किसी दिन खाने के भी पैसे नहीं होते, हम घर पर पैसे भेजें या खाना खाएं। हमारे कुली भाई ऐसी मुश्किलों में जीने को मजबूर हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की, लेकिन इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। मैं इनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखूंगा और इनके अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लड़ूंगा। यानी राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो गरीबों की आवाज उठाते रहेंगे। राहुल गांधी बतौर नेता विपक्ष लगातार एनडीए सरकार को घेरते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब सहयोगी दल भी एनडीए पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश के विधायक ने एनडीए की एकजुटता की पोल खोल दी है। पहले से ही एनडीए में काफी तनाव देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और अब नीतीश के ही विधायक ने कह दिया कि एनडीए जैसा कुछ नहीं है, सब अलग अलग है। तो क्या वाकई में एनडीए बिखर चुका है? क्या है उनके इस बयान के मायने? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी टूट के संकेत मिल रहे हैं। नीतीश कुमार के विधायक ने ही एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठा दिए हैं। जेडीयू विधायक सरयू राय ने कहा कि जब सभी दल अलग अलग बैठकें करते हैं तो एनडीए कहां है? एक बार भी एनडीए की बैठक नहीं हुई, जबकि ऐसा होना चाहिए था ताकि बेहतर समन्वय होता। हम कहने के लिए एनडीए के सदस्य हैं। जेडीयू विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि वे बड़ी पार्टी है तो हमारे साथ समन्वय से बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। उनके इस बयान ने जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान की खबरों को बल दे दिया है। दरअसल सरयू राय झारखंड में जेडीयू के इकलौते विधायक हैं और जब से झारखंड में चुनाव बीते हैं तब से ही वहां एनडीए की कोई बैठक नहीं हुई। यहां तक कि विधानसभा में नेता विपक्ष की नियुक्ति भी अब तक नहीं हो पाई है, जबकि इसके लिए कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। ऐसे में अब सरयू राय का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने एनडीए में सहयोगियों की स्थिति साफ कर दी है। सरयू राय ने कहा कि एनडीए ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद विधानसभा में एनडीए का कोई विधायक दल गठित नहीं हुआ। जो घटक दल हैं वो अलग अलग हैं। उनके बयान से झारखंड से लेकर दिल्ली बिहार तक सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। झारखंड एनडीए की स्थिति को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी आंच बिहार तक भी पहुंचेगी।
और पहले से ही एनडीए में जो खटपट चल रही है, क्या वो और बढ़ जाएगी? आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही एनडीए के सहयोगी दलों में बीजेपी को लेकर असंतोष दिखाई दे रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, सबके तेवर बीजेपी को लेकर तल्ख नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार एनडीए में जल्दी ही कुछ बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी टूट की आशंका जताई जा रही है, तो महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में भी इस्तीफों की लाइन लग गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों काफी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद अब अजित गुट के मंत्री हसन मुश्रीफ ने पालक मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसके पीछे की वजह उन्होंने लंबी दूरी को बताया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों काफी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। धनंजय मुंडे के इस्तीफे का शोर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुश्रीफ ने कोल्हापुर, मुंबई और वाशिम के बीच ट्रैवलिंग और दूरी से जुड़ी कठिनाइयों का हवाला देते हुए वाशिम के संरक्षक मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पहले छोटे जिले की जिम्मेदारी को लेकर नाराजगी जताई थी। इस्तीफे की अहम वजह कोल्हापुर, मुंबई और वाशिम के बीच लगभग 800 किलोमीटर की दूरी को बताया गया है। लेकिन इससे पहले वाशिम में आए पालक मंत्री मुश्रीफ ने वाशिम को छोटा जिला बताते हुए अपनी नाराजगी भी दिखाई थी। इस फैसले के बाद राज्य सरकार जल्द ही वाशिम जिले के लिए नए पालक मंत्री की नियुक्ति करेगी। इस बीच अन्य जिलों में भी पालक मंत्री पदों को लेकर बदलाव की संभावना है। आने वाले दिनों में नासिक और रायगढ़ जिलों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। कागल सीट से विधायक हसन मुश्रीफ को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। वो अकेले मुस्लिम विधायक थे जो फडणवीस सरकार में मंत्री बने थे। देश के जिन 13 राज्यों में बीजेपी के सीएम हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के दानिश अंसारी एकमात्र मुस्लिम सदस्य हैं। महाराष्ट्र के एकमात्र मुस्लिम कैबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ थे, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के एकमात्र मुस्लिम कैबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ के इस्तीफे ने फडणवीस सरकार को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चर्चा बीएसपी चीफ मायावती के एक के बाद एक सख्त फैसलों की भी हो रही है। बीते दिनों उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद पर कार्रवाई की थी। इसके बाद अब आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार पर भी कार्रवाई की गई। तो क्यों अपने भाई और भतीजे से नाराज है मायावती, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे के बाद अब भाई पर सख्त एक्शन लिया है। मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। 2 दिन पहले ही मायावती ने आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन 48 घंटे के भीतर ही मायावती ने यू टर्न लेते हुए आनंद कुमार को उनके पद से हटा दिया है। वैसे आनंद कुमार के पास पहले से मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद अभी बरकरार रहेगा, लेकिन जिस तरह से बीएसपी चीफ इस समय एक्शन लेती दिख रही है, उसके बाद कहा जा रहा है कि आनंद कुमार से सभी पद छीने जा सकते हैं। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि आनंद कुमार पहले की तरह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए मेरे निर्देशन में काम करेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि इसके साथ ही सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को नया नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। अब बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल दोनों पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में उनके निर्देशन में विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। दरअसल आकाश आनंद के पार्टी से बर्खास्त होने से पहले उन्हें ही बीएसपी में मायावती का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। पार्टी में उनकी हैसियत मायावती के बाद दूसरे नंबर की थी, लेकिन बीएसपी चीफ ने एक झटके में आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि अब आकाश के पिता आनंद कुमार पर भी गाज गिर सकती है और इसकी शुरुआत हो गई है। बीएसपी में पारिवारिक कलह थमती नजर नहीं आ रही और ना ही मायावती का एक्शन रुक रहा, तो किसानों का आंदोलन भी एक बार फिर तेज हो चला है। शंभू बॉर्डर के बाद किसान पंजाब के चंडीगढ़ कूच कर रहे हैं, जिसे देखते हुए पंजाब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए चंडीगढ़ के सभी एंट्री पॉइंट बंद कर दिए। साथ ही कई किसानों को हिरासत में भी ले लिया गया है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर किसान सड़कों पर उतर आए हैं और अब संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर मोहाली से चंडीगढ़ कूच कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। पंजाब से सटे सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। मोहाली में रोपड़ जिले से आए 100 किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 15 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी कब्जे में ले ली। किसान एमएसपी की गारंटी के कानून समेत 13 मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर
रहे हैं। हालांकि उन्हें चंडीगढ़ प्रशासन से धरने की परमिशन नहीं मिली। इसके चलते चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब से सटे सारे बॉर्डर सील कर दिए। यहाँ तक कि किसान चंडीगढ़ में ना घुसे, इसके लिए पुलिस बाइक कार सवारों के सभी ID प्रूफ भी चेक कर रही है। साथ ही कई जगहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, जिससे नाराज किसान सड़क पर ही बैठ गए। वहीं पुलिस से बचने के लिए किसानों ने अपने ट्रैक्टर की नंबर प्लेट पर रंग किया हुआ है, ताकि CCTV कैमरों से उनकी पहचान ना हो पाए। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान ने आंदोलनकारी किसानों से अपील की है कि पुलिस जहां रोके वहीं सड़क किनारे खाली जगह पर बैठ जाए। उन्होंने कहा कि सड़क जाम करने का आरोप लगाकर पंजाब पुलिस किसानों को बदनाम करने की साजिश रच रही है। बता दें कि बीते दिन भी कई किसानों को हिरासत में लिया गया था। शंभू बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा वक्त से किसान धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांगे नहीं मानी है। ऐसे में इस बार किसानों का ये प्रदर्शन किसी अंजाम तक पहुँच पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांगे नहीं मानी और अब दक्षिण भारत में भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। परिसीमन विवाद पर तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। स्टालिन ने परिसीमन को राज्य के प्रतिनिधित्व पर सीधा हमला बताया, तो वहीं PM मोदी से एक अहम मांग भी कर दी। तो क्या कुछ हुआ इस सर्वदलीय बैठक में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच तनातनी जारी है। इसी सिलसिले में राज्य के CM MK स्टालिन ने चेन्नई में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में स्टालिन ने परिसीमन को राज्य के प्रतिनिधित्व पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि अगर संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो हमें 22 अतिरिक्त सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि वर्तमान जनसंख्या के अनुसार हमें केवल 10 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी, जिसका मतलब है कि हमें 12 सीटों का नुकसान होगा। ये भारतीय लोकतंत्र में तमिलनाडु के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर सीधा हमला है। तमिलनाडु की आवाज दबाई जा रही है। अपने लोगों के हितों की रक्षा करने में हमारे राज्य की ताकत को कम किया जा रहा है और हम इसका विरोध नहीं कर रहे। इसके साथ ही स्टालिन ने आगे कहा कि हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वो हमें आश्वस्त करे कि 2026 के बाद और अगले 30 सालों तक परिसीमन प्रक्रिया 1971 की जनगणना के आधार पर ही की जाएगी। ये सर्वदलीय बैठक मांग करती है कि परिसीमन प्रक्रिया 2026 की जनगणना के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। हमारी ये भी मांग है कि संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और जरूरी संवैधानिक संशोधन किए जाए। ये सर्वदलीय बैठक इन मांगों को तमिलनाडु की न्यूनतम अपेक्षाओं के रूप में रखती है। हम इस मुद्दे को लोगों तक ले जाएंगे और इसके बारे में जागरूकता पैदा करेंगे। हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण भारत के सांसदों के लिए एक संयुक्त कार्रवाई समिति भी बनाएंगे। स्टालिन ने साफ कर दिया कि वो अपने प्रदेश के हित में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध बंद नहीं करेंगे। इन मुद्दों को आम लोगों तक ले जाएंगे, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल चुनाव आयोग भी सवालों से घिरा हुआ है। किसी भी अपराध में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाए लोगों के चुनाव लड़ने पर आजीवन पाबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से ब्यौरा मांगा है। देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन मामलों का ब्यौरा मांगा है जिनमें चुनाव आयोग ने नेताओं पर अपराध सिद्ध होने के बाद 6 साल की पाबंदी की अवधि को कम किया है या खत्म किया है। गौरतलब है कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 में प्रावधान ये है कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, भले ही फिर प्रत्याशी को जमानत मिल गई हो या फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में मामला चल रहा हो। अगर किसी को ऊपरी अदालत से भी सजा हो जाती है तो सजा की अवधि पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी होती है। इसी कानून की धारा 11 के तहत चुनाव आयोग के पास अधिकार है कि वो किसी मामले में इस अवधि को कम कर सकता है या पूरी तरह से हटा सकता है। ऐसा करने पर स्पष्ट कारण दर्ज कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही मामलों की सूची 2 हफ्तों के भीतर जमा करने को कहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामलों का ब्यौरा मिलने के बाद याचिकाकर्ता 2 हफ्ते के अंदर इस पर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। वकील अश्विनी उपाध्याय ने 2016 में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 को चुनौती दी गई है। याचिका में सांसदों विधायकों के खिलाफ केसों का जल्दी से जल्दी निपटारा करने और दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। उत्तर प्रदेश में मानियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। योगी जी ने विधानसभा में गुटखा खाने और उसे थूकने पर पाबंदी लगा दी है। अब जो कोई भी गुटखा खाता हुआ मिलेगा विधानसभा में परिसर में तो उसको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने इस कार्टून में दिखाया है, अगर कोई माननी
मास्क के पीछे गुटखा खाने लगे तो आप उसे कैसे पकड़ेंगे। फिलहाल विधानसभा में या समाज में गुटखा खाने या थूकने से ज़्यादा पाबंदी लगाने की ज़रूरत है, तो जुबा केसरी पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत है, उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।